कहानी की शुरुआत होती है 1931 में। यहाँ हम देखते हैं हेनरी पापलन को, जैसा हमेशा होता है आज भी एक अमीर आदमी के लॉकर चोरी करते हुए। आज हेनरी ने कुछ हीरे चुराए थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन हेनरी ये सब अकेले नहीं करता था। उसके पीछे था एक बड़ा माफिया बॉस। थोड़े हीरे अपने पास रखकर हेनरी अपनी चोरी का कुछ हिस्सा अपने बॉस को देने जाता है। तभी वह देखता है कि वहाँ एक आदमी को बहुत बुरी तरह पीटा जा रहा है। उसका बॉस उसे कहता है, जो मेरे साथ धोखा करता है उसके साथ मैं ऐसा ही करता हूँ। हेनरी समझ जाता है कि उसे कभी भी अपने बॉस के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज उसने कुछ हीरे चुराए हैं। अब हम हेनरी की गर्लफ्रेंड नैनेट को देखते हैं। हेनरी उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए अपने हिस्से के सारे हीरे वह उसे दे देता है। नैनेट बहुत खुश होती है, लेकिन असल में उसे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ हेनरी के साथ सामान्य इंसानों जैसा जीवन बिताना चाहती थी। वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी देखा जाता है कि एक आदमी छिप छिप कर उनका पीछा कर रहा है और उसने देखा कि हेनरी ने उसे हीरे दिए हैं, लेकिन दोनों इस बात का ध्यान नहीं देते। घर लौटे हैं। रात में दोनों एक अच्छा समय बिताते हैं। सुबह उठते ही नैनेट कहती है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, हमें दोनों को फ्रांस चले जाना चाहिए, वहाँ हम अच्छा जीवन शुरू करेंगे। लेकिन हेनरी उसे कहता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। कल रात में जितना पैसा कमाया फ्रांस के लोग साल भर में उतना भी नहीं कमा सकते। ये सुनकर नैनेट गुस्सा हो जाती है, क्योंकि हेनरी की सोच हमेशा सिर्फ पैसे तक ही सीमित रहती थी। अचानक कुछ ही समय बाद दरवाजे पर घर वाले की खटखटाने की आवाज आती है। शायद वह किराया लेने आया था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है कुछ पुलिस वाले हेनरी पर टूट पड़ते हैं। वे हेनरी को किसी की मर्डर के आरोप में अरेस्ट करने आए थे। पुलिस उसे कुछ बोलने भी नहीं देती, यहाँ तक कि बिना कपड़ों के ही सीधे उसे जेल ले जाया जाता है। अगले दिन नैनेट जेल में उससे मिलने आती है। तब पता चलता है कि हेनरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हेनरी ने उस रात देखा था कि जिस आदमी को उसका बॉस बहुत मार रहा था उसे पीट पीट कर मार दिया गया और उस अपराध का ठीकरा हेनरी पर फेंक दिया गया, क्योंकि उसने कुछ हीरे चोरी करके अपने पास छुपा लिए थे। और जो आदमी उनका पीछा कर रहा था वह भी हेनरी के बॉस का आदमी था। हेनरी कहता है कि उसे फंसा दिया गया है और कोई भी कानूनी तरीका उसे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन हेनरी नैनेट से वादा करता है कि एक दिन वह जेल से भागकर उसके पास जरूर आएगा। उसके पास एक साथी बंदी जुलेट नाम का लड़का हेनरी को बताता है कि यहाँ से भागना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। हेनरी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद सभी बंदियों के बाल काटे जाते हैं और उन्हें जेल के कपड़े पहनाकर एक लाइन में खड़ा किया जाता है। वहाँ बहुत सारे बंदी थे, लेकिन जुलेट हेनरी को किसी विशेष आदमी की ओर इशारा कर दिखाता है। इस आदमी का नाम है लुइस डेगा। जेल में आने से पहले वह करोड़ों का नकली पैसा बनाता था। उसके पास बहुत सारा पैसा है। तुम्हारा काम है इस आदमी पर ध्यान रखना, इसके जरिए हम इस जेल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन शायद उसे ज्यादा देर तक नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ के बंदी शायद उसका पेट काट कर सारा पैसा निकाल लेंगे। अब जल्दी ही समझ में आएगा कि जुलेट ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद सभी बंदियों को शहर की सड़क के जरिए एक आर्गो जहाज में लाया जाता है। जैसा कि जुलेट ने कहा था, लुइस डेगा एक अमीर आदमी है, इसलिए शहर के कुछ लोग उससे मिलने आते हैं। इस भीड़ में लुइस की पत्नी भी थी और उसका वकील भी। उसकी पत्नी उसे वादा करती है कि क्रिसमस से पहले किसी भी तरह से उसे जेल से बाहर निकालेंगे। जहाज पर चढ़ने के बाद हेनरी लुइस के पास जाता है और कहता है, तुम जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी यहाँ सुरक्षित नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। दिन रात हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तुम्हें एक भी खरोंच नहीं लगेगी, लेकिन इसके लिए मुझे पैसे देने होंगे। लेकिन लुइस उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह कहता है, मुझे नहीं लगता कि मेरी जान को यहाँ कोई खतरा है। लेकिन उसकी यह गलतफहमी जल्द ही टूटने वाली थी, क्योंकि जेल की भयानक बर्बरता वह अब तक नहीं देख चुका था। एक रात जब वह सो रहा था, उसने देखा कि एक आदमी अपने पास के एक बंदी का गला बेरहमी से काट देता है। वह बंदी अपने पेट में पैसा छुपा रहा था, इसलिए उस भयानक बंदी ने उसके पेट को काटकर सारा पैसा निकाल लिया। लेकिन वह पैसा केवल खुद के लिए नहीं रखता, एक पुलिस गार्ड को भी उसने हिस्सा दे दिया। उस रात उस मर्डर को लेकर काफी हंगामा होता है, लेकिन मर्डरर अभी भी उनके बीच मौजूद था। लुइस अब इस निर्दयी सीन को देखकर बहुत डर जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इस तरह बेरहमी से मर सकता है। सुबह वह दौड़ते हुए हेनरी के पास जाता है, क्योंकि इस जेल में सबसे अमीर आदमी वही था और आगे उसकी भी मर्डर हो सकती थी। हेनरी उसे कहता है कि जिस दिन वह यहाँ से भागेगा उस दिन वह लुइस को भी लेकर जाएगा। लेकिन लुइस कहता है कि वह भागना नहीं चाहता, वह सिर्फ जिंदा रहना चाहता है, क्योंकि उसका वकील जल्दी ही उसे यहाँ से बाहर निकाल देगा। अगली रात वही मर्डर फिर से होती है और इस बार निशाना लुइस था, लेकिन हेनरी जाग रहा था और उस पर निगरानी रख रहा था। तभी हेनरी उस मर्डरर पर झपटा और उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। कोई उसे रोकता नहीं, बल्कि अन्य लोग भी इस मौके पर हत्यारे को कुछ घूंसे मारते हैं।
कुछ देर बाद गार्ड वहाँ आते हैं। वे देखते हैं कि हेनरी ने मर्डरर को काफी चोटें पहुंचाई हैं। वे समझ जाते हैं कि हेनरी ने उसे बेरहमी से मारा है, इसलिए वे हेनरी को अपने साथ ले जाते हैं और कुछ दिनों के लिए उसे बांधकर खाना और पानी बंद कर देते हैं। लेकिन हेनरी सिर्फ एक बात सोच रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई लुइस की मर्डर न कर दे। कुछ दिनों बाद आखिरकार उसे छोड़ दिया जाता है। वह देखता है कि उसने उस मर्डरर को इतनी बुरी तरह मारा था कि उसके बाद से कोई भी लुइस की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं करता। जुलेट उसे बताता है कि उसके पास यहाँ से भागने का एक प्लान है, लेकिन अब हेनरी को किसी पर भी भरोसा नहीं था। वह कहता है, अगर यहाँ से भागने की कोशिश में मैं मर भी जाऊं तो वह मेरी अपनी गलती होगी। मैं किसी और की गलत प्लानिंग की वजह से नहीं मरना चाहता। इसी तरह समंदर यात्रा खत्म होती है और उनका कार्गो जहाज एक द्वीप पर पहुंचता है। यहीं पर वह खौफनाक जेल बनाई गई थी। जहाज से उतरते वक्त जुलेट जानबूझकर अपने पैर में चोट कर लेता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह जहाज से गिरकर घायल हो गया हो। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहीं से भागने की उसकी प्लान थी। दूसरी तरफ बाकी सभी कैदियों को फ्रेंच गुयाना से बहुत दूर एक सुनसान द्वीप पर ले जाया जाता है, जहां से भागना लगभग नामुमकिन था। जेल पहुंचते ही जेल का अफसर सभी को नियम कानून साफ साफ समझा देता है। वह कहता है, मुझे पता है कि तुम में से बहुत से लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम जब चाहो, जितनी बार चाहो भागने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन हम भी तुम पर गोली चलाने में एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात दिमाग में रखो, यहाँ 2 गार्ड ऐसे हैं जो 24 घंटे तुम पर नजर रखेंगे। उन्हें कभी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता और न ही बना पाएगा। और वे 2 गार्ड हैं, ये घना जंगल और सामने फैला समंदर। इस जंगल में तुम पानी और खाने की कमी से मर जाओगे, और अगर किसी तरह जंगल पार भी कर लिया तो सामने समंदर दीवार बनकर खड़ा होगा। वहाँ भयानक शार्क हैं, और अगर भागते हुए एक बार भी पकड़े गए तो तुम्हें 2 साल तक काल कोठरी में रखा जाएगा। 2 बार भागने की कोशिश की तो करीब 5 साल, और अगर कभी भागते वक्त किसी गार्ड को मार दिया तो उसका मतलब होगा दर्दनाक मौत की सजा। इसके बाद जब हेनरी अपनी बैरक में पहुंचता है तो वह साफ समझ जाता है कि लुइस जैसा आदमी यहाँ 1 हफ्ता भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जेल की हालत ही ऐसी थी। जब सभी कैदियों को काम कराने के लिए बाहर ले जाया जा रहा होता है, तभी एक गार्ड लुइस को पहचान लेता है। लुइस को लगता है कि शायद यह गार्ड उसे किसी अच्छे काम की वजह से जानता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में उस गार्ड की बहन का पति लुइस के बनाए नकली कागज बेचते हुए पकड़ा गया था और अब वह कोर्ट के चक्कर काट रहा था। इसी बदले की भावना में वह गार्ड हेनरी और लुइस दोनों को रूट 0 भेज देता है। रूट 0 सबसे खतरनाक जगह थी। वहाँ माइनिंग का काम होता था और किसी भी वक्त किसी की भी मौत हो सकती थी। वहीं काम करते करते लुइस को डायरिया हो जाता है और काम के दौरान ही उसके छुपाए हुए पैसे कहीं गिर जाते हैं। यह बात जैसे ही लुइस हेनरी को बताता है, हेनरी तुरंत उन पैसों को ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ से भागने के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी। थोड़ी देर बाद हेनरी वह पैसा ढूंढ लेता है, लेकिन दूसरे कैदी उसे देख लेते हैं। उसी वक्त काम करते करते एक कैदी की मौत हो जाती है। जब लुइस यह बात गार्ड्स को बताने जाता है तो सिलार नाम का एक कैदी उन्हें चुप करा देता है और उस मरे हुए कैदी का खाना आपस में बांट लिया जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी लुइस के पास आता है और कहता है, मुझे पता है तेरे पास पैसा है, वह पैसा मुझे दे दे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। यह देखकर हेनरी आगे बढ़ता है, उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है और लुइस से दूर रहने की चेतावनी देता है। सही समय पर गार्ड्स आ जाने की वजह से उनके बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता। काम खत्म होने के बाद वापस जाते वक्त हेनरी वहाँ एक आदमी को देखता है जो कोई कैदी नहीं था। वह शहर से जेल के लिए तरह तरह की चीजें लाने का काम करता था। हेनरी चुपके से उससे कहता है, मेरे पास थोड़ा पैसा है, क्या तुम मुझे जेल से भागने में मदद कर सकते हो? लेकिन वह आदमी इस जहन्नुम से हेनरी को बाहर निकालने के बदले पूरे $5000 मांगता है। हेनरी के पास इतना पैसा नहीं था, फिर भी वह इसके लिए राजी हो जाता है। एक दिन अचानक जेल में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा है, क्योंकि किसी कैदी के भागने की पॉसिबल है। हेनरी जानता था कि यह जरूर जुलेट होगा। वह लुइस से कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि यहाँ से भागना संभव है। अगर वह भाग सकता है तो हम भी भाग सकते हैं। अगले दिन जब वे स्नान कर रहे होते हैं तब वही कैदी फिर से लुइस पर हमला कर देते हैं। वे उसके पैसे चुराने के लिए आए थे, लेकिन हेनरी उनके साथ लड़ाई शुरू कर देता है और लुइस को बचाते बचाते उसकी पीठ पर चाकू लग जाता है। लुइस को पहले पता ही नहीं था कि जेल में ऐसे निर्दयी कैदी होते हैं जो थोड़े से पैसे के लिए मर्डर करने में भी नहीं सोचते। लेकिन अब लुइस को साफ समझ आ गया कि शायद कोर्ट के जमानत से पहले ही ये लोग उसे मार देंगे। इसी वजह से वह उसी दिन हेनरी से कहता है कि अब वह यहाँ और नहीं रह सका। वह जल्द ही हेनरी के साथ भागना चाहता है। ठीक उसी दिन जेल का अफसर सभी कैदियों को बाहर इकट्ठा करता है और कहता है, मैंने तुम लोगों को कुछ नियम बताए थे, लेकिन तुम में से किसी एक कैदी ने उन नियमों का पालन करने से इनकार किया और भागने की कोशिश की। असल में उस कैदी
कैदी ने यहाँ से भागते हुए 2 गार्ड्स पर हमला कर दिया था और उनमें से एक की मौत हो गई। जब वह कैदी सबके सामने लाया जाता है, हेनरी देखता है कि जिस कैदी की बात हो रही थी वह कोई और नहीं बल्कि जुलेट था। जेल के सभी कैदियों के सामने जुलेट को बाकी से अलग कर दिया जाता है। यह देख लुइस कांप उठता है। वह जिस भागने की प्लान बना रहा था वह सब देखकर उसका हौसला टूट जाता है। जेलर हेनरी और लुइस को ऑर्डर देता है कि वे मृत शरीर को जंगल में ले जाकर मिट्टी के नीचे दफना दें। इसके बाद कुछ गार्ड्स की निगरानी में हेनरी और लुइस उस लाश को जंगल की तरफ ले जाते हैं, लेकिन तभी लुइस इतना ज्यादा खून देकर पूरी तरह सन्न हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। एक गार्ड उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन वह उठ ही नहीं पाता। गार्ड को लगता है कि वह जानबूझकर ऑर्डर नहीं मान रहा है, जबकि सच्चाई यह थी कि डर के मारे उसका शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था। गुस्से में आकर वह गार्ड लुइस को चाबुक मारने लगता है। तभी हेनरी इस मौके का फायदा उठाता है और एक पत्थर से गार्ड के सिर पर वार करके भाग खड़ा होता है। गार्ड्स उसका पीछा करते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन हेनरी सामने बहती नदी में छलांग लगा देता है। नदी के तेज बहाव में वह काफी दूर तक बह जाता है। दिन ढलते ढलते रात हो जाती है। इसके बाद वह उसी आदमी के पास पहुंचता है जो पैसों के बदले उसे जेल से भगाने वाला था। जब वह आदमी पैसे मांगता है तो हेनरी कहता है, अगर मैं किसी तरह पेरिस पहुंच गया तो मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। लेकिन तभी पता चलता है कि वह आदमी पुलिस से मिला हुआ था। वह कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे पास कितना पैसा है, पुलिस मुझे तुझसे कहीं ज्यादा पैसे देती है। और वह हेनरी को फिर से पुलिस के हवाले कर देता है। हेनरी को जेलर के सामने लाया जाता है। जेलर उसे कहता है, तेरी किस्मत अच्छी है, जिस गार्ड को तूने मारा था वह किस्मत से जिंदा बच गया। अगर वह मर गया होता तो तेरे साथ भी वही किया जाता। लेकिन इसके बावजूद जेलर उसे छोड़ता नहीं है। जेल के नियम तोड़ने के अपराध में हेनरी को 2 साल के लिए काल कोठरी में डालने की सजा सुना दी जाती है। जेलर कहता है कि काल कोठरी में कैदियों के साथ अजीब सी घटनाएं होती हैं, खासकर उन लोगों के साथ जिनमें अभी भी यहाँ से भागने की उम्मीद बची हुई है। काल कोठरी में किसी कैदी को बात करने या चिल्लाने की आजादी नहीं थी। ऐसा करने पर उन पर टॉर्चर किया जाता था। कुछ ही महीनों के बाद हेनरी के साथ भी यही होता है। उसका मानसिक दबाव बढ़ता जाता है। उसे खाने के बदले केवल उबलता हुआ पानी दिया जाता था। इसी तरह उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा है। एक दिन एक गार्ड उससे मिलने आता है। हेनरी पहले भी उस गार्ड को मारकर भागने की कोशिश कर चुका था। वह पुलिस ऑफिसर हेनरी पर बहुत गुस्से में था, इसलिए वह उसे बुरी तरह मारता है। हेनरी तो इतना डर गया था कि अपनी आवाज ही भूल गया था। उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती। एक दिन उसके पास वाला कैदी उसके लिए एक बाल्टी ले आता है। जब हेनरी बाल्टी में देखता है तो उसमें एक नारियल होता है। बाद में पता चलता है कि यह नारियल लुइस ने भेजा था, लेकिन ये कैसे पता चला ये कोई नहीं जानता। इसका मतलब लुइस अभी भी जिंदा है और उसने हेनरी को नहीं भूला। नारियल में बहुत सारा प्रोटीन होता है। उस समय बचे रहने के लिए यह हेनरी के लिए सबसे अच्छा खाना था। इसी तरह महीनों तक लुइस लगातार उसके लिए नारियल भेजता रहा। अगले कुछ महीनों में हेनरी के शरीर में फिर से ताकत लौट आती है। वह खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम भी करने लगता है। लेकिन हेनरी के ये अच्छे दिन बहुत जल्दी खत्म होने वाले थे। जैसा रोज होता था, एक दिन जब हेनरी नारियल लेने जाता है तो एक गार्ड उसकी बाल्टी चेक करने लगता है और नारियल को देख लेता है। उस कैदी को जिसने यह काम किया था गार्ड्स इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि वह वहीं खून से लथपथ मर जाता है। लेकिन अब हेनरी की बारी थी। अगले दिन जेलर हेनरी के पास आता है और पूछता है, जो रोज तुम्हारे पास नारियल पहुंचाता था उसका नाम मुझे बताओ। लेकिन हेनरी लुइस को बचाने के लिए जेलर को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप जेलर उसे सजा देने के तौर पर रोज का खाना कम देने लगा है। कुछ और महीने इसी तरह बीतते हैं। फिर जेलर वापस आता है और उस आदमी का नाम जानने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी तब भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। इस बार जेलर और कठोर कदम उठाता है। वह हेनरी की बैरक से हमेशा के लिए सूरज की रोशनी का रास्ता बंद कर देता है। लगातार अकेलापन, दिन और रात का फर्क न समझ पाना और कम खाना, इन सब का असर हेनरी पर पड़ता है। ये सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। मानसिक दबाव और अकेलेपन में उसके पुराने जीवन की यादें उसके सामने आ जाती हैं। नैनेट के साथ बिताए पल और चोरी करने के वो क्षण उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। इसी तरह समय बीता है और हेनरी की 2 साल की सजा पूरी हो जाती है। जब गार्ड्स हेनरी को सेल से बाहर निकालते हैं तो देखा जाता है कि उसका शरीर लगभग काम करना बंद कर चुका था। लेकिन इस दौरान लुइस अब भी जिंदा था। पिछले 2 सालों से वह जेलर के लिए काम कर रहा था। जब उसे हेनरी के बाहर आने की खबर मिलती है तो लुइस उससे मिलने आता है। वह देखता है कि हेनरी बिस्तर पर स्थिर पड़ा हुआ है। उसकी इस हालत को देखकर लुइस उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब कुछ उसके कारण हुआ है। लुइस हेनरी से कहता है, तुम ठीक ही कह रहे थे। एक बार कोई इस जहन्नुम में आ गया तो वह फिर बाहर नहीं निकल सका, इसलिए मैं अभी भी यहाँ फंसा हूँ। मेरी पत्नी ने मुझसे धोखेबाजी किया। मेरी सारी संपत्ति और पैसा वह खुद इस्तेमाल कर रही है। उसने तो मेरे वकील से शादी भी कर ली है। अब मेरी यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है।
ये सुनकर हेनरी हंस देता है क्योंकि इतने समय तक वह पागल होने का नाटक कर रहा था। असल में उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक थी। लुइस कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना दर्द सहन नहीं कर पाता, मैं जेलर को सच बता देता। यह सुन हेनरी कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं कभी सच बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी मैं सच बोलने के बारे में सोचता मुझे लगता कि तुम्हारे जैसे लोग इस यातना को सहन नहीं कर पाएंगे। लुइस बताता है कि अब भी वे लोग भाग सकते हैं। उसने किसी आदमी से बात की है जो उनके लिए नाव का इंतजाम कर देगा, लेकिन यह काम वह अकेले नहीं कर सकता। फिर अचानक हेनरी लुइस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि डॉक्टर सोचें कि उसकी मानसिक स्थिति फिर से बिगड़ गई है और वे उसे बेहोश करने वाली दवाई दें। लेकिन हेनरी वह दवाई नहीं खाता, वह बस सोने का नाटक करता है और दवाई जमा कर रखता है, क्योंकि अब भी उसके दिमाग में जेल से भागने की कई प्लान चल रही थी, लेकिन वह किसी को पहले से वह प्लान बताना नहीं चाहता था। उस रात हेनरी देखता है कि हॉस्पिटल का एक गार्ड एक लड़के को यौन शोषण करने की कोशिश कर रहा है। उस गार्ड के पास यहाँ की चाबियां थीं। लड़के का नाम मैचुरेट था। हेनरी उस गार्ड को भगा देता है और लड़के को बचाता है। फिर हेनरी उसे बताता है कि उसके पास यहाँ से भागने का एक प्लान है और अगर वह चाहे तो उसे अपनी टीम में शामिल कर सकता है, लेकिन जिस दिन वे भागेंगे उस रात गार्ड को किसी और काम में व्यस्त रखना होगा और यह काम केवल वही कर सकता है। मैचुरेट हेनरी की बात मान जाता है। अगले दिन देखा जाता है कि उन्होंने सेलर को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया क्योंकि वही नाव का इंतजाम कर सकता था, लेकिन लुइस अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन हेनरी की बात सुनकर वह मान जाता है और नाव का इंतजाम करने के लिए अपना सारा पैसा हेनरी को दे देता है। इसके बाद हेनरी अपनी जमा की हुई नींद की दवाई लुइस को दे देता है। जब लुइस वहां से जा रहा था तब एक आदमी उसे नींद की दवाई लेते देख लेता है और उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हेनरी उसकी मदद नहीं करता। वह देखना चाहता था कि हेनरी के बिना लुइस इतने सालों तक कैसे बचे। वह देखता है कि लुइस उस आदमी का सामना बड़ी आसानी से करता है। ये देखकर हेनरी बेहद खुश होता है। उस रात जेल के ऑफिसर के मनोरंजन के लिए जेल में बड़ी स्क्रीन लगाकर फिल्म दिखाई जाती है और यही उनके लिए भागने का सबसे अच्छा मौका था। प्लान के मुताबिक मैचुरेट उस गार्ड को इशारों में फंसाकर बाथरूम की तरफ ले जाता है। उसी गार्ड के पास जेल की चाबियां होती हैं। उसी वक्त हेनरी अपनी बीड के नीचे से एक लोहे की रॉड निकाल लेता है। वह सेलर से कहता है, हम सिर्फ उस गार्ड को बेहोश करेंगे, मारेंगे नहीं। अगर वह मर गया और हम पकड़े गए तो जेलर हम दोनों का सिर धड़ से अलग कर देगा। दूसरी तरफ लुइस मौका देकर ऑफिसर की ड्रिंक्स में वही नींद की दवाइयां मिला देता है। सिनेमा की आवाज इतनी तेज थी कि उसी शोर का फायदा उठाकर हेनरी गार्ड पर हमला कर देता है, लेकिन तभी नीचे बैठे एक पुलिस वाले के कान में आवाज पड़ जाती है और वह ऊपर आने लगता है। तभी दवाई असर दिखाती है और वह पुलिस वाला वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब बस लुइस के लौटने का इंतजार था। अगर वह आ गया तो वे तुरंत भाग निकलेंगे, लेकिन तभी बदकिस्मती से मौसम बिगड़ जाता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होते ही सभी लोग अंदर की तरफ भागने लगते हैं। यहीं एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। चारों बुरी तरह फंस जाते हैं क्योंकि बारिश की वजह से सभी पुलिस वालों ने वह ड्रिंक पी ही नहीं थी। सेलर कहता है, हमें लुइस के बिना ही भागना होगा, लेकिन हेनरी उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। कुछ ही देर बाद लुइस भी वहां पहुंच जाता है। उसी दौरान बारिश की वजह से बिजली चली जाती है और यही अंधेरा उनके भागने का सबसे सही मौका बन जाता है। लुइस कहता है, हमें दीवार पार करके भागना होगा। वे और देर नहीं करते, उस गार्ड से चाबी लेकर सभी गेट खोल देते हैं। फिर वे दीवार पार करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही लुइस दीवार पार करता है बिजली चालू हो जाती है। डर के मारे वह जल्दी जल्दी भागते हुए एक पत्थर से टकरा जाता है और अपने पैर में चोट लग जाती है। सेलर कहता है, लुइस घायल है, हम उसे साथ नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन हेनरी अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता। वह लुइस को कंधे पर उठाकर आगे बढ़ता है। तभी सामने एक आदमी बंदूक उठाए खड़ा हो जाता है, लेकिन हेनरी डरता नहीं। वह कहता है, जो करना है कर लो, लेकिन मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। बाद में पता चलता है कि वह आदमी भी सेलर का ही आदमी था। उसने उनके लिए नाव का इंतजाम किया था। फिर चारों लोग नाव में बैठकर इस जहन्नुम से भाग निकलते हैं, लेकिन अब भी उन्हें इस विशाल समंदर को पार करना बाकी था। इस बीच नाव चारों के वजन को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं थी। धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा है। ठीक उसी समय समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान उनके पास आता हुआ दिखता है। सेलर कहता है, हमें लुइस को नाव से फेंक देना चाहिए, अब वह किसी काम का नहीं है, लेकिन हेनरी मानने को तैयार नहीं होता। ये सुनकर सेलर कहता है, इस स्थिति में या तो लुइस अकेला मरेगा या हम सब एक साथ मरेंगे, और फिर वह लुइस पर हमला कर देता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में जब कोई नहीं रुकता, लुइस हिम्मत जुटाकर एक चाकू से कई बार वार करता है और सेलर की मर्डर कर देता है। ये पहली बार था जब उसने किसी की जान ली थी। इस वजह से वह बहुत दुखी था, लेकिन अगर उसने नहीं मारा होता तो सेलर उन्हें मार देता। वे सेलर के शव को पानी में फेंक देते हैं और तूफान की ओर आगे बढ़ते हैं। तेज तूफान में वे बेहोश हो जाते हैं। जब हेनरी की होश आती है तो वह देखता है कि वे एक द्वीप के बीच में हैं। तूफान की वजह से उनकी नाव पूरी तरह टूट चुकी थी और वहाँ के स्थानीय लोगों ने उन्हें बचा लिया था। बाहर निकलकर हेनरी एक सिस्टर को देखता है। वह अपने बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है कि क्या वे सेफ हैं। सिस्टर बताती हैं कि सभी सेफ हैं, बस उन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। सिस्टर जानती थी कि
कि वे जेल से भाग कर आए हैं। फिर भी वह कहती हैं, ईश्वर तुम्हें बचाएगा। अगर तुम ईश्वर के सामने अपने अपराध स्वीकार करोगे तो वह तुम्हें क्षमा करेगा। वर्तमान में वे जिस जगह पर थे वह कोलंबिया था। हेनरी समंदर की तरफ दौड़ता है और समंदर की लहरें उसके शरीर पर पड़ती हैं। वह इस अनुभव का आनंद लेता है क्योंकि इतने सालों बाद वह खुली हवा में सांस ले रहा था और यह अनुभव उसके लिए स्वर्ग से कम नहीं था। इसके बाद हेनरी लुइस के पास जाता है और कहता है, हम यहाँ लंबे समय तक नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन लुइस अभी भी सेलर की मौत के कारण दुखी था। हेनरी कहता है, मैं किसी भी हाल में यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे साथ आओ या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे जानते हैं कि हम कौन हैं और ये हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। मैंने किसी से वादा किया है, मैं किसी भी हाल में वापस आऊंगा और उस वादे को निभाऊंगा। ये कहकर हेनरी आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसे दिखाई देता है कि पुलिस वहां पहुंच चुकी है। वे अभी भी उनकी तलाश कर रहे थे। हेनरी दौड़कर लुइस के पास वापस आता है और उसे भागने को कहता है, लेकिन पुलिस उन्हें देख लेती है। वे मैचुरेट को उनके सामने गोली मारकर मार देते हैं। फिर हेनरी और लुइस को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। लुइस हेनरी से कहता है, मेरे लिए तुम्हें वापस आना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, वे दोनों फिर से अरेस्ट हो गए। बहुत समय बीत जाता है। हम फिर लुइस को देखते हैं, लेकिन वह पहले वाला लुइस नहीं रहा। उसकी उम्र काफी बढ़ चुकी थी। उस दिन के बाद से ही उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में रखा गया था ताकि वह कभी भी भागने की कोशिश न कर सके। कुछ दिन बाद जेलर हेनरी से मिलने आता है, क्योंकि हेनरी पापिलोन जैसे कैदी बहुत कम ही इस जेल में आते हैं। वह कहता है, बहुत कम लोग हैं जिनमें तुम्हारी तरह धैर्य है। जेलर पूछता है, तुम बार बार किसके लिए भागने की कोशिश कर रहे हो और किसके लिए तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद बची हुई है? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? लेकिन हेनरी जेलर की बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ समय बाद गार्ड उसे उसकी अंतिम मंजिल पर ले जाते हैं, डेविल्स आइलैंड नामक एक द्वीप जो समंदर के बीचों बीच स्थित था। इस द्वीप से भागना असंभव था। चारों तरफ सिर्फ पानी था। यहाँ सिर्फ बुजुर्ग, विकलांग और बीमार कैदियों को रखा जाता था। जेलर सोचता था कि शायद हेनरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसे भी उसी द्वीप पर भेज दिया गया। यहाँ कैदियों की देखभाल के लिए कोई गार्ड नहीं था। उन्हें सिर्फ सप्ताह में एक बार थोड़ा खाना दिया जाता था। जब हेनरी वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि आधे से ज्यादा लोग पागल हो चुके हैं। हेनरी भी लगभग अपनी उम्मीद खो चुका था, लेकिन ठीक उसी समय वह वहां लुइस को देखता है। लुइस को बहुत पहले डेविल्स आइलैंड भेजा गया था। पैरों में चोट के कारण वह पूरी तरह अचल हो गया था। इतने समय बाद हेनरी अपने दोस्त के पास पहुंचता है। लुइस उसके लिए खाना बनाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। इस जेल में कई कैदी सुसाइड कर चुके थे क्योंकि मृत्यु उनके लिए एकमात्र मुक्ति थी, लेकिन हेनरी लगभग रोज समंदर की तरफ ताकता रहता था क्योंकि किसी भी हाल में उसे फ्रांस वापस जाना था। उसने यह वादा अपनी गर्लफ्रेंड को किया था, लेकिन कैसे? वहां न कोई नाव थी न कोई रास्ता, चारों तरफ सिर्फ पानी था। लेकिन लुइस पूरी तरह बदल चुका था। वह खाली समय में दीवारों पर पेंटिंग बनाता था और पूरा कमरा उसके पेंटिंग से भर जाता था। वह वहां काफी खुश था। एक दिन जब लुइस सो रहा था, हेनरी उसे बाहर जाने के लिए जाग आता है। वह बताता है कि वे अब भी यहाँ से भाग सकते हैं। वह लुइस को समंदर की लहरें दिखाता है और कहता है कि लहरें एक ही दिशा में जा रही हैं। उन्हें कुछ नहीं करना है, बस तैरते रहना है। लहरें खुद ही उन्हें किनारे तक पहुंचा देंगी। लुइस उस पर भरोसा करता था, इसलिए वह कुछ हल्के और तैरने लायक सामान इकट्ठा करने लगा है। कुछ ही दिनों में वे एक राफ्ट बना लेते हैं। एक दिन वे उस राफ्ट को लेकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हैं। हेनरी बहुत खुश था, लेकिन तभी लुइस कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तुम्हारे यहाँ से जाने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी मेरी यहाँ रहने की। हेनरी समझ जाता है कि इतने सालों जेल में रहने के बाद एक इंसान कितनी अलग दुनिया में बदल जाता है। लुइस ने यहीं अपनी खुशी पाली थी, इसलिए वह अपनी बाकी जिंदगी यहीं रहना चाहता था। हेनरी लुइस को गले लगाता है और रोने लगता है और आखिरी बार उसे अलविदा कहता है। लुइस कई सालों से वहां था और वह जानता था कि इतनी ऊंचाई से कूदने पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी वह हेनरी को रोकने की कोशिश नहीं करता, उस इंसान के लिए जो ऐसी स्थिति में भी यहाँ से भागने की सोच सकता है। लुइस भगवान से प्रार्थना करता है कि हेनरी सेफली यहाँ से भाग सके। जब हेनरी पानी में कूदे तो भगवान ऐसा करें कि उसे कोई चोट न लगे। इसके बाद हेनरी उसे आखिरी बार अलविदा कहकर पानी में छलांग लगाता है। उसके कूदने के साथ ही चारों तरफ पूरा वातावरण शांत हो जाता है। लुइस ठीक से कुछ नहीं देख पाता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है, लेकिन तभी वह हेनरी की आवाज सुनता है, मैंने कर दिखाया, मेरी कोशिश सफल हुई। इसका मतलब है कि हेनरी सेफ है। उसकी आवाज सुनकर लुइस खुशी से चिल्ला पड़ता है और अपने दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहता है, जिसने उसे कई बार अपनी जान बचाई थी। इसके बाद दृश्य बदलता है। कई सालों बाद साल 1959 हम देखते हैं कि हेनरी अब भी जिंदा है। जैसा कि उसने लुइस को कहा था, लहरें उसे वहां से दूर ले गईं। इस तरह 14 साल जेल में रहने और 2 बार असफल भागने की कोशिशों के बाद सिर्फ हेनरी ही उस जहन्नुम से बाहर निकलने में सफल हुआ। और इसके साथ हेनरी पापिलोन की यह मूवी यहीं खत्म होती है।